हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से वापस आ चुका हूं अपने मॉडर्न इंडिया पे। ठीक है, बीच में रमन सर ने बताया कि आपकी जो टॉपिक्स छूट गए थे, एक कांग्रेस में नरम दल और गरम दल छूट गया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्रांतिकारी मूवमेंट पढ़ा दिया था। कोई नहीं, हम लोग पहले कांग्रेस का नरम दल और गरम दल देखते हैं। यहां से क्वेश्चन एक बन के आने की संभावनाएं रहती हैं। अब देखो, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल, नाम में ही है नरम और नाम में ही गरम, यानी कांग्रेस के वो मेंबर्स जो स्वभाव के नरम होंगे वो नरम उनकी ग्रुप्स को नरम दल कहा जाएगा, और जो स्वभाव में गरम होंगे, ठीक है, उनको गरम दल कहा जाएगा। ठीक है, यानी जब एक्सट्रीमिस्ट कैंप एक है और एक क्या है, एक नरम कैंप है। जो एक्सट्रीमिस्ट कैंप की जब बात खोलते हैं तो वो क्या होगा, गरम, जो स्वभाव के गरम हो तो किसी से डरते थोड़ी ना है, देख लेंगे जो कर लोगे। ठीक है, हम तो मांग रखेंगे और रिक्वेस्ट नहीं, ये हमारा हक है, वो अपना हक समझ के मांगेंगे। तो लाल बाल पाल से बड़ा कौन गरम दल का नेता? तो लाल मतलब कौन, बाल मतलब कौन? तो बाल गंगाधर तिलक, बाल। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाल बाल और पाल, बिपिन चंद्र पाल। इनके साथ अरविंदो घोष, ये भी गरम दल के नेता थे। ठीक, तो ये गरम दल के नेता थे। इनिशियली जितने भी कांग्रेस के नेताओं का आप नाम ले, शुरू में हम लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस का 1885 से हो रहा है और 1900 तक जितने नेता हैं सबके सब नरम दली नेता हैं। ठीक है, फिरोज शाह मेहता, एसएन बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये सब लोग, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब क्या है, ये सबके सब ये लोग नरम दली नेता हैं। नरम दली और गरम दली के बीच में नाम से अंतर तो आपको पता चल गया। अब देखो होगा क्या, एक कहेगा भैया मेरी रिक्वेस्ट है कि भारत में ये सुधार कर दो, भारत में जो आईसीएस की परीक्षा हो रही है वो भारत में प्लीज कराइए, लेजिस्लेटिव असेंबली में प्लीज भारतीयों की भूमिका बढ़ाइए, क्योंकि भारतीय परिवेश को बढ़िया समझते हैं, वो हमारे लिए बेहतर काम कर सकेंगे, आपके अंडर में ही काम करेंगे, लेकिन प्लीज कुछ बढ़ा लीजिए। गरम दली बात नहीं करेंगे, भाई ये मांग है मेरे भाई, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये मेरा हक है, मुझे चाहिए। इसी के लिए कहते थे, ये रिक्वेस्ट की पॉलिसी को कहते थे भिक्षावृत्ति। एक तो हमारे देश में आके रह रहे हो, उन्हीं से तुम भीख मांग रहे हो। ठीक है, तो इसी के लिए बेगिंग इंस्टीट्यूट कह के जो गरम दली लोग थे वो आलोचना करते हैं कांग्रेस का। ठीक है, बेगिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं खासतौर पे। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल ने बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। ठीक, तिलक जी का एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस होता है, वो स्टेटमेंट शायद यहां पे हो। ठीक है, ये देखो, ये मेजर डिफरेंस है इस स्टेटमेंट से। आप गरम दल और नरम दल के बीच का जो गैप है ना, जो आइडियोलॉजिकल गैप है, वो समझ सकते हो। तिलक जी कहते हैं कि भाई हमारा एम क्या है, आत्मनिर्भरता है। ठीक, हम क्या मांगेंगे, हम सेल्फ गवर्नमेंट मांगेंगे। थोड़ा तिलक जी का जो नेचर है वो जब जेल से आते हैं अराउंड 1913 में, तो थोड़ा नेचर उनका सॉफ्ट टाइप का हो जाता है, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक, लेकिन याद रखना, इसके पहले वो सॉफ्ट स्वभाव के नहीं थे, एकदम सॉफ्ट नहीं थे। वो कहते थे मेरा उद्देश्य भिक्षावृत्ति नहीं है, भिक्षावृत्ति जो नरम दली है वो मांगे। ठीक है, नरम दली क्या थे, नरम दली मध्यम मार्गी थे कि भैया ये मेरी 5 मांगे हैं, मान लीजिए, रिक्वेस्ट मेरी। मान लो अंग्रेजों ने एक मांग मान लिया तो भी खुश होते कि चलो भाई 5 में से एक तो मिल गया, ये मध्यम मार्ग। भाई 4 ठी मांग रहे हैं, 1 ठी मिल गया, 5 ठी मांग रहे हैं, 1-2 ठी मिल गया, तो एटलीस्ट मिलना स्टार्ट हो गया। ओके, अंतर समझ के नरम दल और गरम दल के बीच में। अब देखो क्वेश्चंस क्या है। पहला बहुत सिंपल सा है, निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? भाई कि कौन कहता था कि स्वशासन मिलना चाहिए भारत को? तो देखो यहां पे ऑप्शन में है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी, आप बताओ कितनी बार? टोटल 3 टाइम्स दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। यह स्टेटमेंट सही है या गलत, यह बताना है। तो दादाभाई नौरोजी स्वशासन की मांग करते थे। ठीक है भाई, कि हमको स्वशासन मिलना चाहिए। ठीक है, स्वशासन मिलना चाहिए, यह स्टेटमेंट इन्हीं का है। ठीक है, यह स्टेटमेंट दादाभाई नौरोजी से संबंधित है। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्या कर रहा है, कौन ऐसा है जो उग्र राष्ट्रवाद या जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, एक्सट्रीमिस्ट कैंप था, उन एक्सट्रीमिस्ट कैंप में संबंधित नहीं है। तो लाल बाल पाल को छोड़ दो, एक आंसर बचा कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, यही संबंधित नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि कांग्रेस, अब इन लाल बाल पाल में सबसे एग्रेसिव अगर कोई था तो तिलक जी थे। आइडियोलॉजिकली देखो, तिलक जी पढ़े लिखे विद्वान थे, संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, मतलब सब बहुत बड़े संगठनकर्ता भी थे। होम रूल मूवमेंट चला के कांग्रेस से बड़ी इंस्टीट्यूट बना देते हैं। गांधी जी जब आते हैं ना तो इसी होम रूल लीग को की मदद लेते हैं कांग्रेस का ग्रामीण एक्सपेंशन में, ध्यान देना है। तो यानी एक कुशल नेतृत्व करता थे। तिलक जी ने मराठा और केसरी लाया था। देखो इस वक्त पसीना जम के हो रहा है, कारण क्या कि
ठीक है, लाइट बस चल रही है और बाकी चीज बंद है, लाइट है मतलब इस वो इन्वर्टर से, ठीक। खैर कोई बात नहीं। तो मराठा और केसरी निकाला। मराठा और केसरी में उन्होंने क्या किया कि भारतीय जनमानस को में जो जागरूकता थी, ठीक है, देश को लेके, राष्ट्र को लेके, उसका एक्सट्रीमिस्ट प्रचार किया, ठीक है। मतलब अंग्रेजों को ये बहुत बेकार लग जाता था, यही कारण है अंग्रेज बार बार इनके ऊपर राजद्रोह का केस कर देते थे, ठीक। तो इसी के लिए कह रहा है कि कांग्रेस को प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप कौन लगाएंगे, तो जो सबसे ज्यादा जिन्होंने कांग्रेस का विरोध किया है इनमें से भी, तो वो है बाल गंगाधर तिलक। बहुत विरोध किया, ठीक। इनिशियल कांग्रेस का इनसे ज्यादा विरोध किसी ने नहीं किया है, ठीक। तो बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट था। आगे आएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगिंग इंस्टीट्यूट एक टर्म्स किसने दिया था बेगिंग इंस्टीट्यूट का। तो देखो तिलक जी का स्टेटमेंट ये है, हम आत्मनिर्भरता चाहते हैं, भिक्षावृत्ति नहीं। हमको खुद का सरकार चलाना है ताकि हम अपने लोगों के लिए खुद से कर सकें। हम आपसे भीख नहीं मांगेंगे कि हमको क्या करना है। लेकिन उसको एक टर्म्स, कांग्रेस को एक टर्म्स दिया बेगिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, याचना संस्था। तो वो टर्म्स दिया गया था बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा। अब आपको आइडियोलॉजिकल गैप दिख रहा है। एक गैप क्या है, एक नरम दल है, एक नरम दल है, ठीक है, और एक कौन है, गरम दल। अब बात आएगी कि किसका सुपरमेसी है कांग्रेस के ऊपर, किसकी सुपरमेसी है। तो सुपरमेसी को लेके यानी संप्रभुता, मतलब किसकी पकड़ है कांग्रेस पे, कौन लीड करेगा कांग्रेस को, इस पे हो जाएगी विवाद। और जब भी दो विचारधाराएं किसी संगठन में आएंगी तो संगठन को करेंगी बर्बाद, ठीक है, सीधी सी बात है। संगठन टूटेगा तो टूटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नरम दल और गरम दल बाद में जाके 1907 में 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। लगभग 10 साल तक कांग्रेस विभाजित थी, नरम दलियों का इसमें पकड़ बन गया, ठीक है। गरम दली क्या होगा, जैसे कांग्रेस का विभाजन होगा, गरम दली पे गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, सारे गरम दलियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल देगी, ओके। धीरे धीरे जब गरम दली छूटना स्टार्ट करेंगे, याद करो 1916 पैक्ट, लखनऊ पैक्ट जिसको हम लोग कहते हैं। तो लखनऊ पैक्ट में क्या होता है, गरम दल और नरम दल का भी मिलन होता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी मिलन होता है। 1906 में आपकी मुस्लिम लीग भी बन जा रही है, ओके। तो इन दोनों का भी मिलन होता है। यही नहीं, इसके पहले अब देखो गरम दल और नरम दल का जब मिलन की बात करते हैं तो एक गरम दली नेता, जो सबसे स्ट्रांग गरम दली नेता थे, तिलक जी। तिलक जी 13 या 14 के करीब में छूट जाते हैं और वहां से वो होम रूल लीग स्टार्ट कर देते हैं, होम रूल मूवमेंट चलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहां पे, तो कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा भारत, ये आंसर मिलेगा बिपिन चंद्र पाल का स्टेटमेंट था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी नेता, ठीक है, कौन उदारवादी मतलब नरम दली नहीं था, ठीक है, नरम दली नहीं था। तो इसमें गरम दली की पहचान करनी है कि भाई लाल बाल पाल हमको क्या पता है, ये एक्सट्रीमिस्ट है। तो इसमें कौन एक्सट्रीमिस्ट है वो पता करना है। तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को हम लोग शेरे पंजाब के नाम से जानते थे, ठीक है। पंजाब केसरी भी इनका एक टाइटल दिया जाता था। तो पंजाब केसरी या शेरे पंजाब। पेपर में कल को मान लो आपसे क्वेश्चन आया कि स्वशासन का प्रचार पंजाब में किसने किया, तो शेरे पंजाब ने किया, ठीक है, शेरे पंजाब ने किया, पंजाब केसरी ने किया, लाला लाजपत राय ने किया। आपको सीधा टिक मार देना है, ठीक। कभी कभी आपको ऐसे भी आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग ये उदारवादी और नरमवादी का कॉन्सेप्ट आता है ना, इसमें भारत में एक घटना होती है, वो घटना होती है बंगाल का विभाजन। और बंगाल के विभाजन का परिणाम क्या होता है, स्वशासन। और स्वशासन के विस्तार के मुद्दे को लेके कांग्रेस में क्या होता है, डिवीजन होता है, कांग्रेस में डिवीजन हो जाएगा, ओके। निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था, जब ये क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था, तो मध्यम मार्गी था कौन, मध्यम मार्गी एक्सट्रीमिस्ट थे या नरम दलीय थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो नरम दलीय थे जिनकी, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो मध्यम मार्गी थे। तो इसमें से जो एग्रेसिव स्वभाव के लोग हैं उनको काट दो, ठीक है। यहां पे क्या है, लाल बाल पाल में से देखो कोई है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हमने दूसरा क्वेश्चन ही देख लिया। ये क्या थे, ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, ये नरम दलीय नेता थे। एओ ह्यूम ने इनिशियली, हम लोग कह सकते हैं कि एओ ह्यूम वही एक आईसीएस अधिकारी था जिसने कांग्रेस के निर्माण में भूमिका निभाई थी। तो ये भी नरम दलीय ही रहा होगा। ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों जाएगा। मदन मोहन मालवीय हमको पता है कि ये गरम दलीय स्वभाव के नहीं थे, ठीक है, वो अलग की बात है। इन्होंने बड़े बड़े हिंदू संगठनों का न्यू रखा, ठीक है, लेकिन शांत स्वभाव के इंसान थे, ओके। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया, ठीक है। अब देखो लाला लाजपत राय क्या है, गरम दलीय नेता है। सोचो, आंसर्स पता रहना जरूरी नहीं है। लाला लाजपत राय क्यों कौन है, गरम दलीय नेता है। तो कोई अपना गुरु कौन मानेगा, गुरु किसे बनाएगा, जो उनके स्वभाव में, उनके आइडिया में, उनके व्यक्तित्व से मैच करे
और उनको पाने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखो लाला लाजपत राय क्या, अब विवेकानंद जी क्या एग्रेसिव स्वभाव में जाने जाते हैं? आप खुद सोचना। तो आपका आंसर आएगा नहीं। दादा भाई नौरोजी क्या एग्रेसिव स्वभाव के लिए जाने जाते हैं? आपका आंसर आएगा नहीं। दो ऑप्शन कट गया, आपके पास दो बचा। आप जब इटली और जर्मनी और इटली का एकीकरण पढ़ते हो तो आपको इटली के एकीकरण वाले टॉपिक में आपको एक मिलता है। ठीक है, वहां पे एक पर्सनालिटी मिलते हैं मैजिनी, वहां पे आप लोग जाके पढ़ते हो। इटली के क्रांतिकारी थे मैजिनी। ठीक है, इटली के क्रांतिकारी थे मैजिनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैजिनी। भारत का भी तो एकीकरण ही करना था, भारत को भी तो जोड़ना था, भारत को भी तो आजाद कराना था। तो मैजनी से, मैजनी की एक बुक थी, ठीक है, द ड्यूटीज ऑफ मैन, कि भाई इंसान का क्या कर्तव्य होता है, उसी का इन्होंने उर्दू ट्रांसलेशन किया। ठीक, ताकि भारतीय द ड्यूटीज ऑफ मैन को पढ़ सकें और मैजनी के विचारों से प्रभावित हो सके। ठीक है, समझे? तो इसके हैं लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी आंसर है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? ठीक है, स्वदेशी का फॉलोअर कौन था? ध्यान देना, चार ऑप्शन से स्वदेशी का। अब देखो, आप बोलोगे सर ऐसा कौन है जो स्वदेशी का फॉलोअर नहीं होगा? सोचो, सोचना है तो है भाई। सुभाष चंद्र बोस, आपको लगेगा सर इनसे बड़ा एग्रेसिव नेता कौन होता है? आप बोलोगे ये क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप ध्यान देना, सुभाष चंद्र बोस आपके 1929 के अराउंड मतलब एक्टिव हो रहे हैं इंडियन भारतीय राजनीति में या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है, वो त्रिपुरी और हरिपुरा याद करो आप लोग। ओके, तो यानी आईसीएस की परीक्षा ये निकालते हैं, उसके बाद से छोड़ते हैं, वहीं से ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर जाते हैं। यानी ये घटना क्या है? स्वदेशी मूवमेंट की बात की घटना। स्वदेशी मूवमेंट का जो घटना आपका ये 1905 के ड्यूरेशन का घटना है, जब बंग भंग आंदोलन हो रहा है, बंगाल का डिवीजन हो रहा है, बंगाल आफ्टर बंगाल डिवीजन। तो यानी सुभाष चंद्र बोस नहीं है। फिरोज शाह मेहता क्या है? फिरोज शाह मेहता एक नरम दली नेता है, काट दो। ठीक है, दादा भाई नौरोजी एक नरम दली नेता है, काट दो। बच्चे कौन? अरविंदो घोष। क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट क्या था? एक प्रतिक्रिया था आफ्टर बंग भंग आंदोलन। बंगाल के विभाजन करने का जब निर्णय लिया गया तो बंगाल के विभाजन में एक मूवमेंट चला, और एक्चुअली वो मूवमेंट क्या था? स्वदेशी। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी हटाओ, विदेशी की होली जलाओ। ठीक है, यानी विदेशी जो कपड़े हैं, विदेशी खाद्य सामग्रियों का त्याग कर दो। ठीक है, ये सारी बातें इसमें चलाई गई। तो स्वदेशी अपनाने से क्या होगा कि लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। जो भारतीय कारीगर है, जो भारतीय शिल्पी हैं, जो भारतीय किसान हैं, उनको क्या होगा? उनको लाभ मिलेगा, उनकी इनकम को बढ़ावा मिलेगा। ओके, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता था? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब सोचो, हम किसी को अशांति का जनक कब बोलेंगे? कोई अधिकारी क्या होगा, कोई ये मान लो कि सपोज कि आपको कोई क्या कहता है अशांति का जनक, घर में अशांति का जनक बोल दे, तो वो मानता होगा यार कि तुम बहुत एग्रेसिव स्वभाव के हो, तुम्हारी वजह से झगड़ा घर में हो रहा है। ठीक है, मतलब वो मानता होगा कि भारतीयों को हमसे भिड़ा कौन रहा है। ठीक, तो देखो गांधी जी आते हैं तो गांधी जी मध्य मार्गी रहते हैं, मध्य मार्गी भिड़ाएंगे नहीं। गांधी जी पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों को सपोर्ट किए थे। दादा भाई नौरोजी करेंगे? नहीं। ईओ ह्यूम करेंगे? ईओ ह्यूम तो उन्हीं के अधिकारी थे? नहीं। आंसर मिल गया तिलक। वैलेंटाइन सिरोल इस पर्सनालिटी का नाम था। एक पर्सनालिटी को और भी इसने भारतीय अशांति का जनक बोला हुआ है, आप बता सकते हो। ठीक है, यानी अब देखो, तो जैसे ही क्या होता है, अब गांधी तिलक जी इसको बहुत अपमानित मान लेंगे। ठीक है, लेकिन देखो अब यहीं से एक चीज समझना, होम रूल मूवमेंट के डिक्लाइन करने का रीजन यही 9वें नंबर क्वेश्चन में छिपा हुआ है, होम रूल मूवमेंट के। अब क्या हुआ कि जैसे वैलेंटाइन सिरोल कहेगा भाई तुम यानी तिलक जी आप क्या हैं? आप भारतीय शांति के जनक है, तिलक जी अपमानित महसूस करेंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे? मानहानि का दावा करने कहां चले जाएंगे? लंदन के। और जब आप लंदन चले जा रहे हैं, आप एक मूवमेंट चला रहे हैं, आप चले जा रहे हैं मुकदमा लड़ने लंदन, तो यानी क्या हो जाएगा? आप जीतो हारो ये तो बाद की बात है, आपके द्वारा जो यहां इंस्टीट्यूट चला वो कमजोर पड़ जाएगा, आप जो मूवमेंट चला रहे हो वो कमजोर पड़ जाएगा, और होता भी यही है। ओके, मीन्स में होम रूल मूवमेंट के कमजोर पड़ने के कारण में ये घटना आप लिख सकते हो। आगे क्या आता है? एक पर्सनालिटी है जो कहते हैं संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ठीक है, अब सोचो, अब इसका आंसर आपको सोचना है, आप क्या मारोगे? सपोज आपने कुछ भी नहीं पता है, आपको सोचना होगा। देखो कभी कभी आंसर सोचना होता है। ठीक है, नाम क्या लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। मैं मानता हूं पढ़े लिखे पर्सनालिटी थे, संस्कृत के विद्वान रहे होंगे। विलियम जोन्स, यहां पे एक पर्सनालिटी का नाम लिखा है। विलियम जोन्स हमको पता है कि प्राच्यवादी था, भारतीय संस्कृति में इंटरेस्ट रखता था।
ठीक है। भारतीय बुकों का क्या क्या ट्रांसलेशन करवाता है, ठीक, आप याद होगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 विलियम जोन्स, ओके। लेकिन ये भी नहीं है, तिलक का और जोन्स में आप समझ सकते हो कितना जमीन आसमान का अंतर है। इतना कहां से विलियम जोन्स, तिलक का ड्यूरेशन है 1900 के अराउंड, 1885 से या उसके बाद से एक्टिव हो रहे हैं तिलक जी, ठीक। और ये 1784 की घटना है, जोन्स वाली घटना, तो 200 साल थोड़ी चाहिएगा ये, 100-150 साल, तो सिंपल सी बात है, जोन्स तो इससे संबंधित नहीं होंगे, ओके। बिपिन चंद्रपाल, संस्कृत में एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। बिपिन चंद्रपाल ये थोड़ी बोलेंगे, ठीक है। बिपिन चंद्रपाल कहेंगे भाई है अपना गरम दल एक्सट्रीमिस्ट है, इसके लिए मेरी उसमें दिलचस्पी है। बिपिन चंद्रपाल ये बात बोलेंगे नहीं, काट दो। ये स्टेटमेंट एक्चुअली दिया गया था किसके द्वारा, मैक्स मूलर के द्वारा। अब ये आंसर भी आप सोच सकते थे, मैक्स मूलर वही पर्सनालिटी है, जब हम लोग कहते हैं आर्यंस, मतलब भारत में ये भारतीयों को ये दिखाया जाता है, जब भारतीयों में चेतना का प्रचार होता है ना, तो ये दिखाना कोशिश करता है कि तुम्हारे ऊपर रूल ही विदेशियों ने किया है, ठीक है। तुम जिस आर्यंस को बोलते ना, वो आर्यंस बाहर ही थे, आर्य मतलब श्रेष्ठ, वो बाहर ही थे, तो श्रेष्ठ जन तो बाहर ही, जो तुम्हारे पे आके राज किए हैं। अब हमने कई सारे खुदाई से प्रमाण निकला कि भारत में जो मानव जाति है वो बहुत पुरानी है, यानी आर्यंस कहीं और से नहीं है, हमारे अपने हैं, हम मूल निवासी हैं यहाँ के। ये अभी रिसेंट की कुछ खुदाइयों से प्रमाण निकल चुका है, इसमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ओके। हम लोग यहाँ के, मतलब जो भारतीय हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं, ये अब निकल चुका है। अब समझो, मैक्स मूलर और तिलक जी, ये दोनों लोग एक थियरी में स्टेटमेंट दिए हैं। वो थियरी है होमलैंड ऑफ आर्यंस। होमलैंड ऑफ आर्यंस की थियरी में मैक्स मूलर ने बोला है कि होमलैंड ऑफ आर्यंस किसका है, सेंट्रल एशिया का है, यानी सेंट्रल एशिया से आर्य निवासी थे, वहां से इधर उधर गए। और बिपिन चंद्रपाल क्या, सॉरी तिलक जी क्या बोलते हैं, नहीं, नॉर्दर्न पोल से थे, उत्तरी ध्रुव से संबंधित है। तो एक कॉन्सेप्ट पे दोनों लोगों ने बोला हुआ है, ठीक, यानी दोनों विद्वान थे, एक विद्वान दूसरे विद्वान का करेगा रिस्पेक्ट। आंसर है मैक्स मूलर। सोचना भी था, मतलब इसके आंसर को टैगोर जी में, मैक्स मूलर में, ठीक है, एक जगह दोनों लोग एक थियरी पे आए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकवादी थे, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, कारण दिखाए। देखो भैया, अगर सांप्रदायिक होते हैं तो तिलक जी को कंधा और शोक गीत कोई मुस्लिम नहीं पढ़ता। पेपर में क्वेश्चन भी बन के आया हुआ है कि महात्मा गांधी जी के साथ वो कौन सा मुस्लिम लीडर था जिन्होंने तिलक जी की को अर्थी दिया था। हमको पता है 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की, जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसी दिन तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। 1 करोड़ रुपए का हमने तिलक कोष बनाया था उसके बाद। अब समझना, तो किसी सांप्रदायिक के लिए शौकत अली, किसी सांप्रदायिक के लिए सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, क्यों आएंगे, क्यों शोक गीत पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों कंधा देंगे। तो शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने कंधा दिया था, और मौलाना हसरत मोहानी ने क्या किया था, शोक गीत पढ़ा था, ठीक। तो भाई जाहिर सी बात है ये सांप्रदायिक तो नहीं थे, स्टेटमेंट गलत है। और भी देखो, ये हिंदुज्म को बढ़ावा, यानी कुछ हिंदुज्म त्योहारों का उद्भव किए, शिवाजी उत्सव, दूसरा क्या, दूसरा गणेश उत्सव महाराष्ट्र में। उसके पीछे कारण था, कारण क्या था, अंग्रेज इकट्ठा होने नहीं देते थे, और जब तक इकट्ठा होगे नहीं तब तक क्रांतिकारी विचार का प्रसार नहीं होगा। लेकिन त्योहारों में तो लोग इकट्ठा हो सकते थे, तो इसी के लिए तिलक जी बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी थे, ठीक, इतनी स्मार्ट पर्सनालिटी थे, इन्होंने 2 त्योहार बना दिया, गणेश महोत्सव बनाओ, शिवाजी उत्सव मनाओ। इसी में सारे क्रांतिकारी मिलते थे, उत्सव मनाते मनाते, ठीक है, महोत्सव की तैयारी कर लेते थे अंग्रेजों के साथ, ठीक। तो ये था स्ट्रेटजी। तो धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, स्टेटमेंट सही है। हमको होता है कथन कार्ड के क्वेश्चन में एक ही स्टेटमेंट गलत होता है तो आंसर आराम से मिल जाता है, या तो कथन गलत होगा या कार्ड गलत होगा, तुरंत आंसर मिलता है, ओके। इसके साथ साथ उन्होंने अखाड़े की शुरुआत की, लाठी क्लब बनाया, गो हत्या विरोधी सभाएं बनाई, ये सारे काम भी तिलक जी ने किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन कि लोकमान्य, तिलक जी को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया। लोकमान्य यानी जब लोक के द्वारा इनको मान्य किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है, लोकमान्य है ये, कब, स्वदेशी मूवमेंट के ड्यूरेशन में, ठीक है। तो भैया स्वदेशी आंदोलन के ड्यूरेशन में, या होम रूल मूवमेंट चला था इसलिए, तो भैया होम रूल मूवमेंट चला था इसके लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो ये थे ही नहीं, काट दो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ही इनकी घटना हो गई थी, ओके। देखो तिलक जी को, अब आपके पास स्वदेशी आंदोलन आता है 1905 में,
और होम रूल आंदोलन आपकी 1913 के अराउंड की घटना है, 13 के बाद की। होम रूल आंदोलन अपना चरम पाता है, उसके बाद से ये चले जाते हैं केस उस करने, लौटते इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी ये घटना नहीं है, होम रूल आंदोलन वाला घटना नहीं है। क्रांतिकारी आंदोलन में हुआ क्या था, तिलक जी अपने मराठा और केसरी में लिखते ऐसा था ना, अंग्रेजों को मतलब लग जाती थी, लगता था कि मतलब ये इंसान ऐसा है कि ना, मतलब जैसे विद्या का असली प्रयोग किसी ने किया ना तो वो किए हैं तिलक जी क्रांतिकारी आंदोलन में। माना जाता था, अंग्रेज ऐसा मानते थे कि जो चापेकर बंधु ने प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की जो मर्डर किया था, तो रैंड और आयर्स्ट की मर्डर तो चापेकर बंधुओं ने किया। ये अराउंड 1897 की घटना है। लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार किसको मानते हैं, तिलक की कलम को। तो कलम की वजह से तिलक को कैद कर दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, राजद्रोह का आरोप लगाया जाएगा और कैद कर दिया कि भाई तुमने राज्य के अगेंस्ट जो लिखा, इसी के लिए राजनीतिक लोगों, जो राज्य के समर्थित लोग हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। तो तिलक जी को जेल डाल दिया जाएगा। आज जब कोई अपना लीडर या जिसकी गलती ना लिखने की वजह से तुम जेल डाल दोगे, जनता महान, फिर देखो फिर क्या होता है। तो क्रांतिकारी आंदोलन वो घटना थी। क्रांतिकारी आंदोलन के ऊपर जो उनके लेख थे ना, जिनकी वजह से इनकी पे मुकदमा चला, ये अंदर जाते हैं, तो हमारे लोगों को जागरूक करने के लिए कोई अंदर चले, फिर हम उसको लोकमान्य ना बोल दे, ठीक है। फिर क्रांतिकारी आंदोलन इसका संबंध है। भारत छोड़ो आंदोलन तो जो टिक मारेगा उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है, उससे बड़ा मूर्ख कोई होगा ही नहीं। होम रूल भी मानने वाला तिलक जी को पहले से हम लोग क्या कहते हैं, लोकमान्य तिलक कहते हैं। पहले शुरुआत में इनका नाम पड़ गया था लोकमान्य। अच्छा, क्रांतिकारी आंदोलन रमन सर ने पहले पढ़ा दिया तो इसको छोड़ते हैं। हम लोग आगे हैं भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। भारत के बाहर बहुत सी क्रांतिकारी गतिविधियां आप देखोगे, जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी भारत के बाहर, ठीक है। ये क्या करेगी, भारतीयों को जागरूक करने का काम करेगी। इसके साथ साथ भारत के बाहर और क्या काम आप लोग देखोगे, तो हमको पता है कि गदर पार्टी का नाम सुनते हैं, गदर पत्रिका से गदर पार्टी का नाम बोलता है, इनका नाम हम लोग सुनते हैं। तो हमारे लिए भारत के बाहर जो क्रांतिकारी संगठन है, गदर पार्टी उसमें एक इंपॉर्टेंट बन जाती है। और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने क्या किया था कि विदेश में जाके कई लोग को ठोक दिया था, जो हमारे यहाँ गलत किए थे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विदेश में क्रांतिकारी घटना ये हो गई। एक इंपॉर्टेंट कामागाटा मारू की जो घटना है, कनाडा में हमारी जहाज को रुकने नहीं दिया गया था, कामागाटा मारू की घटना भी एक क्रांतिकारी घटना है। तो ये 5-6 पे क्वेश्चन आता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी गदर पार्टी है। अब देखो 2002 और 2007 में 2 बार ये क्वेश्चन बन गया कि भैया इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। यहाँ पे देखो कभी कभी क्वेश्चन से एक नए क्वेश्चन बन जाते हैं। कल को क्वेश्चन दे सकता है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी को कहाँ प्रारंभ किया। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लंदन, या ऑप्शन डी स्टुअर्टगार्ड बना देगा, ठीक। तो अब समझना होगा कि अपने को कहां पे टिक मारेंगे, पता रहना चाहिए। तो लंदन में इन्होंने क्या किया, होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। वहीं पे इन्होंने इंडिया हाउस भी बनाया, ठीक है। यहां से एक समाचार पत्र निकाला जाता था जिसका नाम है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया गया, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। क्योंकि भारत के बाहर कई सारे मजदूर निकाले गए थे, जो वहाँ पे मतलब बहुत सारे मजदूर कनाडा में, यूएसए में काम करते थे, दक्षिण अमेरिका में काम करते थे, बहुत सारे भारतीय मजदूर, ठीक। तो इन्होंने एक बुक निकाला क्या, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र निकाला। इसके माध्यम से किसानों और मजदूरों की क्या स्थिति है, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करके जनमानस को जागरूक करने का काम किया, ठीक है। अगला गदर पार्टी, एक एसोसिएशन बनी थी, एक संगठन बना था, नाम था एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट। तो जो पैसिफिक कोस्ट में जो हिंदुस्तानी वर्कर्स थे, ठीक है, उनका एक संगठन था, ठीक है, उसका नाम था एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट। 1913 में सोहन सिंह भाकना, ये क्या थे, ये निर्माण करता थे। कभी भी ऑप्शन में अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आए, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, ये सब हो, सिंगल ऑप्शन टिक करना तो आप सोहन सिंह भाकना को टिक करना। इसी एसोसिएशन ने एक मैगजीन निकाल दी थी, एक पत्रिका निकाल दी थी, एक अखबार निकाल दी थी, न्यूज़पेपर, जिसका नाम था गदर। और इसी गदर के नाम पे ये गदर मैगजीन इतनी पॉपुलर, इस गदर न्यूज़पेपर इतनी पॉपुलर हो जाती है कि इस एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, गदर पार्टी कहते हैं।
इस गदर पार्टी की हम लोग कहते हैं ना, एक दिशा निर्देशक होता है पार्टी का, एक क्या होता है, एक गाइडर होता है, मतलब तो कि पार्टी किस रास्ते पे जाएगी। तो लाला हरदयाल इसके क्या थे, पथ प्रदर्शक थे, ठीक है, कि भैया हमको ये डिसीजन लेना चाहिए, हमको इस क्षेत्र में काम जो भी हो, तो लाला हरदयाल काम करते। इस पार्टी से आप अभी एक मूवी आई थी सावरकर जी के ऊपर, उस मूवी में को आप जरूर देखो, उसमें कई सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में, खासतौर पर जो विदेशों में एक्टिव इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में, आप क्रांतिकारी आंदोलन जो रमन सर पढ़ाया, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप दोनों की लाइव चित्रण उसमें देख लोगे सावरकर मूवी में। तो टाइम निकले ना, थोड़ा इंटरटेनमेंट करने का मन हो तो सावरकर मूवी जहां भी आई हो आप देख लो, बढ़िया लगेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिले नोट कर लो और आके यहां से पढ़ लो। ओके, अब आते हम लोग गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे, ठीक है, क्योंकि खुदीराम बोस की जो घटना है, देखो गदर पार्टी क्या है भाई, गदर पार्टी कहाँ एक्टिव है, पैसिफिक कोस्ट वाले रीजन में, ठीक है। वहाँ पे हमको पता है कि मैडम भिकाजी कामा थी, मैडम भिकाजी कामा के बारे में हमको पता है, इनको हम लोग, ठीक है, जो इंडियन रिवॉल्यूशन है, भारतीय क्रांति है, उसकी मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहते हैं, भारतीय क्रांति की माँ कहते हैं हम लोग मैडम भिकाजी कामा को। भारतीय तिरंगा झंडा हमको पता है, इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में लहराया था। कहाँ पे, स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने भारतीय झंडा, तिरंगा झंडा लहराया था। भारतीय क्रांति की माँ इनको कहा जाता है, ये लोग इनसे संबंधित थे, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सनालिटी आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम दिख रहोगे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह भी इससे संबंधित थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के ड्यूरेशन में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने काबुल अफगानिस्तान में स्वतंत्र सरकार का निर्माण कर लिया था, उसके राष्ट्रपति खुद बने थे। ओके, तो ये पर्सनालिटीज इनसे संबंधित थी। खुदीराम बोस, ध्यान देना है, रास बिहारी बोस कैसे संबंध है, खुदीराम बोस का संबंध नहीं है। खुदीराम बोस, आप जो मुजफ्फरपुर बम कांड सुनते हो ना, जिसमें गलत पर्सनालिटी टारगेट हो गया, ठीक, शिकार हो गया, जिसकी वजह से प्रफुल्ल चाकी भी इसी केस में थे, खुदीराम बोस का भी संबंध इसी केस से था, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस में आप देखोगे दो पर्सनालिटी थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जो गिल्टी थे, ठीक। इन्होंने मारना किसको चाहा, किंग्सफोर्ड को, बम फेंका, लेकिन मरा कौन, कैनेडी मर गए। कैनेडी भारत के हितैषी थे, ठीक है, भारतीय आंदोलन से जो नेशनल मूवमेंट है उससे उसके हितैषी माने जाते थे। लेकिन भाई अब ना केवल वो मरे, नहीं, कैनेडी नहीं मरे, कैनेडी की पत्नी मर गई और उनकी बेटी मर गई। अब सबसे बड़ी बात है कि अब समझ गए क्या है, ये एक बहुत निगेटिव मैसेज चला गया। तो इसमें एक पर्सनालिटी ने आत्महत्या कर लिया, वो है प्रफुल्ल चाकी जी, ठीक है। भाई इससे पहले कि अंग्रेज मारे, बेटर यार कि हम खुद की मौत मरे। तो इससे बड़ी बात, यही काम आप देखोगे चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं, भाई उनके हाथ से क्यों ही मरेंगे। खुदीराम बोस जी को पकड़ लिया जाता है और महज 18 वर्ष 8 माह 8 दिन के थे। 18 सब देखो, ये पेपर में क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सब में 8-8-8 है, 18-8-8, ठीक। तो इनको क्या किया जाएगा, इनको फांसी की सजा दी जाती है, ठीक। तो यंगेस्ट जिनको फांसी मिला उनमें से एक ये पर्सनालिटी है, खुदीराम बोस जी। तो खुदीराम बोस जी का फॉरेन से संबंध ही नहीं है, तो आंसर हो गई ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति था जिसने गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की विदेश में। सुभाष चंद्र बोस सरकार की स्थापना नहीं करते हैं, विदेश में इंस्टीट्यूट की स्थापना करते हैं मेरे भाई। रास बिहारी बोस ने भी इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, ना। आप रास बिहारी बोस के बारे में भी उस सावरकर मूवी में सुन लोगे, गवर्नमेंट नहीं बनाया है, महेंद्र प्रताप इसके राइट आंसर है। 55 नंबर क्वेश्चन पहले चर्चा कर दिया हूं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग में इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा पा लिया था, ठीक है। तो मदन लाल ढींगरा जी 1909 में जाते हैं, ठीक है, और भारत राज्य सचिव के सलाहकार थे कर्जन वायली और कवाक ललकका, नाम देखोगे कर्जन वायली, यहाँ पे जानना, कर्जन वायली और कवाक ललकका, इनको निपटा देंगे, ठीक है। कर्जन वायली को और कवाक ललकका को निपटा देंगे, ठीक। उधम सिंह के बारे में भाई कौन नहीं जानता है, सोचो, ठीक। जिसको नहीं पता है इनके बारे में उस मूवी में बताया गया है। वो मूवी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लेना। ये मैं प्रमोट कर रहा हूँ मूवी को, ठीक है, देख लेना। नहीं होगा तो मैं आने वाले ड्यूरेशन में उस मूवी को देख के मैं खुद ही नोट बना के आपको करा दूंगा, ठीक है, जितने के बारे में बताया गया खुद करा दूंगा भाई। लेकिन खुद से कर जाओगे तो बढ़िया रहेगा, इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, देख भी लोगे, ठीक। हमको पता है इन्होंने क्या किया था, जनरल ओडायर को मार दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड का ये आरोपी था,
इसके ऑर्डर पे ही गोली चलाई गई थी, इसको मारना बड़ा जरूरी था। और ये सबसे प्राउड मोमेंट था भारतीयों के लिए कि कोई जाके लंदन में ठोक किया जाता है। ठीक है, कामागाटा मारू की घटना। कामागाटा मारू एक एक्चुअली बोट का नाम है। ये बोट हांगकांग से स्टार्ट होती है और कनाडा जाती है। गुरदीप सिंह एक पर्सनालिटी थे जिन्होंने इसको किराए पे खरीदा था। इस बोट में 376 लोग क्या है 376 लोग बैठे थे। इसको कनाडा उतरना था, लेकिन कनाडा उतरने के पहले कुछ अफवाह की वजह से बोट को उतरने नहीं दिया, वापस भेज दिया जाता है और यहाँ से हो जाता है विद्रोह। एक भयानक मोमेंट होता है। खैर, क्वेश्चन केवल इतना है कामागाटा मारू की घटना से संबंधित था, तो गुरु भगत सिंह कामागाटा मारू की घटना से संबंधित होंगे तो बिल्कुल नहीं। सावरकर जी का संबंध है नहीं। ओके, वो कौन से पर्सनालिटी जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की? रास बिहारी बोस। मैंने आपसे बोला भी था कि इन्होंने भी एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। ठीक है, तो रास बिहारी बोस जापान में भारतीय अप्रवासी थे। रास बिहारी बोस ने ही सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रण किया था कि भाई आओ। ठीक है, बैंकॉक सम्मेलन में मिले थे और यहीं से उन्होंने क्या किया, जो सुभाष चंद्र बोस किस इंस्टीट्यूट के थे? आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की लीडरशिप करते सुभाष चंद्र बोस, तो रास बिहारी बोस ही बुलाते हैं। उस मूवी में ये भी बात दिखाई गई है। ठीक है, तो रास बिहारी बोस क्या थे? इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ओके, आंसर मिल गया। नेक्स्ट आएंगे बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन होता कब है मेरे भाई? 1905 में। ठीक है, यहाँ पे 1905 में बंगाल विभाजन जब हुआ था तो कौन था? यहाँ पे बंगाल का गवर्नर करजन था। ठीक है, करजन था। राइट आंसर है कि नहीं? ठीक, अब देखो, हाँ करजन ही था। ओके, करजन था। बंगाल विभाजन का डिसीजन क्या होगा? 1905 में लिया जाएगा। ठीक, बंगाल विभाजन प्रभावी कब होगा? इस पे क्वेश्चन बन क्या सकता है। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? इस पे क्वेश्चन बन सकता है। बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया? इस पे क्वेश्चन बन सकता है। बंगाल विभाजन का इंपैक्ट क्या था? स्वशासन इंपैक्ट था। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। अब देखो, करा कि निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? सबसे बाद की घटना क्या है? आजकल क्रोनोलॉजी ना लगा के ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, सिंपल क्रोनोलॉजी में ना लगा के। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 की घटना है। सहायक संधि हमको पता है कि ठीक है 1857 के बाद से जो 1858 का डिक्लेरेशन आता है उसमें क्या बोला जाता है? अब हम किसी भी राज्य को हड़पेंगे नहीं। तो सहायक संधि से राज्य हड़पा जाता था, काट दो। हड़प की नीति से राज्य हड़पा जाता था, काट दो, अपने आप कट गया। अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस से स्टार्ट किया था। कार्नवालिस कोड आपको याद होगा 1793 में आता है। आंसर कट गया, कुछ रखा ही नहीं इस क्वेश्चन में, किसी को नहीं आता आंसर, तो भी क्या हो गया इसका आंसर? सिंपल सी बात है, बंगाल का विभाजन। आ जाओ, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? डेट क्या था? तो प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, बेसिकली अनाउंसमेंट किया गया कि भैया हम क्या करने वाले हैं, हम बंगाल का विभाजन करने वाले हैं। इसका अनाउंसमेंट हुआ 20 जुलाई को और 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल से हमने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो हमारा क्या है, स्वदेशी मूवमेंट से हमने क्या किया, बंग भंग के विरोध में मूवमेंट चलाया। तो बंग भंग विरोधी मूवमेंट की बात करें या स्वदेशी मूवमेंट की बात करें, बात एक ही है, 7 अगस्त 1905। ठीक है, दोनों का एक ही नाम है। अच्छा, प्रभावी कब हुआ बंगाल विभाजन? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। 1911 में दिल्ली दरबार लगने वाला था, तीसरा दिल्ली दरबार लगने वाला था लॉर्ड हार्डिंग के ड्यूरेशन में। लॉर्ड हार्डिंग जो कॉन्स्पिरेसी केस था उस पर ऊपर 2023 में यूपीपीएससी ने क्वेश्चन भी बना दिया। ठीक है, कि कौन सी एजेंसी ने डिसाइड किया था कि भैया हम ये करेंगे। ऊपर आप देख रहे होगे कि क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है। क्रांतिकारी आंदोलन खासतौर पे ये जो घटना है ना, ये 1905 के बाद से घटना है। यहाँ पे युगांतर और एक दूसरी पार्टी कौन सी है, और एक तो युगांतर बहुत वो कर लेती है, दूसरा आपका एक युगांतर थी, दूसरी अनुशीलन समिति। ठीक है, अनुशीलन समिति ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है और यही क्वेश्चन बन के 2023 के प्री में आया हुआ है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो एंड्रोज फ्रेजर था। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में, कि विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कौन सा आंदोलन हुआ था? तो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। इसको लीड किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको इनिशियली लीड किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने।
ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट के अपोजिट में कौन थे? टैगोर जी थे। स्वदेशी मूवमेंट के आलोचक माने जाते थे क्योंकि टैगोर जी की जो पॉलिसीज थी वो ईस्ट और वेस्ट के बीच में एक पुल का काम करती थी, ठीक है। जैसे टैगोर जी पाश्चात्य शिक्षा के भी समर्थक थे और प्राच्य शिक्षा के भी समर्थक थे। उनका था कि दोनों जरूरी है, तो यानी दोनों के बीच में क्या, दोनों के बीच में एक पुल का काम करते थे ये। ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया? तो ये कृष्ण कुमार मित्र का सुझाव था कि भैया हमको क्या करना चाहिए, स्वदेशी मूवमेंट में ना केवल स्वदेशी अपनाते हैं, विदेशियों का बहिष्कार भी करते हैं। तो इनकी एक मैगजीन थी संजीवनी, उसी में इन्होंने इस बात को बताया था। ओके, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की राष्ट्रीय नीति को कब अपनाया गया? तो स्वदेशी मूवमेंट 1905 के करीब में। बंगाल विभाजन का मुख्यतः कारण क्या था? तो बंगाली राष्ट्रवाद में वृद्धि को दुर्बल करना। बंगाल में आप देखोगे जितनी क्रांतिकारी निकल रहे हैं सारे कहां से निकल रहे हैं? मैक्सिमम 90% क्रांतिकारी आपके बंगाल से निकल रहे हैं। बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पे थी, इसको ब्रेक करना था। और आफ्टर 1857 सबसे बड़े दुश्मन कौन बन गए थे? मुस्लिम। इसको डिवाइड कर दिया गया, इधर क्या कर दिया गया? हिंदू मेजॉरिटी कर दिया गया, इधर मुस्लिम मेजॉरिटी कर दिया गया। ओके, एक तरफ हिंदी को मतलब वो लीड कर दिया गया भाषाई स्तर पे, एक तरफ बंगला को, ताकि भाषाई और धार्मिक टकराव यहाँ पे बना रहे, सांस्कृतिक टकराव यहाँ पे बना रहे और कभी इनमें मेल मिलाप हो ही नहीं पाएगा। ये सबसे कमजोर क्षेत्र बन जाएगा जो सबसे सबल क्षेत्र था, ठीक है। हालांकि अंग्रेज कहेंगे कि मैंने राजनीतिक कारणों से नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से इसका डिवीजन किया है। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल का विभाजन रद्द किस वर्ष किया गया? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के ड्यूरेशन में, जब तीसरा दिल्ली दरबार लग रहा था। जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मेरी महारानी मेरी नहीं, उनकी महारानी मेरी आई थी, ठीक है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है, ध्यान फैक्ट याद करना है, चिदम्बरम पिल्लई ने किया, याद कर जाओ आप लोग, ठीक। इसी तरीके से यूपी में अजीत सिंह, पंजाब में लाला लाजपत, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश वाले बेल्ट में एक्टिव थे। दिल्ली में सैयद हैदर रजा एक्टिव थे, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्लई एक्टिव थे। ओके, बंबई प्रेसिडेंसी में कौन एक्टिव था? तिलक जी एक्टिव थे। तिलक जी का तो ये था कि भाई पूरे देश में फैलाओ, ठीक है। प्रचार के मुद्दे पे ही क्या हुआ था कि कांग्रेस का डिवीजन भी हुआ था, ठीक। तो यानी केवल बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट नहीं था, बंगाल से बाहर इसका प्रचार हुआ था। वंदे मातरम पहली बार कहां किसमें गाया गया? भैया तुमने तोड़ दिया हमारा बंगाल को, ठीक है, तो हम भी अपना शोक दिवस मनाएं। तो स्वदेशी मूवमेंट में ऐसा हुआ था। 16 अक्टूबर को जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ तो हमने इस दिवस को क्या दिया? शोक दिवस के रूप में मनाया। हमारे घर में शोक में क्या होता है? खाना वाना नहीं बनेगा, उपवास लोग रखेंगे, एक दूसरे से मेल मिलाप करेंगे, ठीक है, दोस्ती यारी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय गानों को गाएंगे। तो वंदे मातरम गाया गया रोड पे निकल के, ठीक है। यहीं से वंदे मातरम टर्म जो अंग्रेजों को चुभ जाता है। अब देखो, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ये बंगाल तक ही सीमित था। अभी पढ़े हो, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और इस वाले बेल्ट पे फैलाया, ठीक है, तो यही स्टेटमेंट सही नहीं है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन, कभी भी पेपर में आपको क्वेश्चन आया मेंस में, विदेशियों की क्या भूमिका है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में? तो विदेशी पत्रकार देखेंगे जो H.W. नेविंसन है, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को कवर किया। अब बताओ असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन को किसने कवर किया? ठीक है, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि हमारी यहाँ की क्या स्थितियां हैं विदेशों के लोगों को पता चलना चाहिए। तो सॉफ्ट जो प्रेशर है वो गवर्नमेंट पे लगना स्टार्ट हुआ, खासतौर पे जब लेबर पार्टी आएगी तो वहां पे काफी प्रेशर क्रिएट होता है। भारत की प्राचीन कला और परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए, उसको फिर से, ठीक है, उत्थान करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना आफ्टर बंगाल विभाजन 1907 में स्टार्ट किया गया अविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, अविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। यहां से हमारा बंग भंग आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। देखो, फैक्ट समझाने से पहले मैंने क्या किया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा के कहानी टाइप का चीजें आगे लेके गए। बहुत सारी चीजें मैंने देखूंगी, इसका 50% क्वेश्चन आपको बहुत सिंपली तैयार करा दिया, बहुत दिमाग नहीं लगाना था। ठीक, तो उम्मीद करेंगे क्लासेस समझ में आए होंगी और जो 2-4-10 फैक्ट थे इंपॉर्टेंट वो याद कर जाना है। कॉन्सेप्ट के स्तर पे तो कहीं गलती नहीं होनी चाहिए यार, बीच में जितना पेपर में आता है उस हिसाब से क्वेश्चन समझाता चला गया हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। जय हिंद।